नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी कल। पीएम नरेंद्र मोदी मीटिंग में शामिल होंगे। समापन ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी इस समापन सत्र में शामिल होंगे। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में कल मीटिंग हो रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है जिसमें 124 सदस्य शामिल हो रहे हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी बैठक का हिस्सा होंगे। बैठक में विधायकों की परफॉर्मेंस पर चर्चा होने वाली है। क्यों हो रही है? क्योंकि आगामी जो चुनाव आने वाले हैं तमाम राज्यों के, वहां पर विधायकों का क्या है रिपोर्ट कार्ड, कैसी है उनकी परफॉर्मेंस, किसे मिलना चाहिए टिकट, किसका कटेगा टिकट, ये तमाम चर्चाएं कल होंगी। तो बेहद बड़ी है ये बैठक। दिल्ली से बड़ी खबर है जहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 124 सदस्य शामिल होने वाले हैं। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी। अमित शाह बैठक में मौजूद होंगे और समापन नरेंद्र मोदी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में यूपी के बेसिक शिक्षा परिषद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 1100 रुपए की धनराशि ट्रांसफर की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। इसके तहत प्रदेश के 1,80,00,000 छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा। डीबीटी के माध्यम से परिषदीय स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को 1100 रुपए दिए जाएंगे। इनमें 2 यूनिफॉर्म के लिए 300 रुपए प्रति यूनिफॉर्म यानी कि 600 रुपए, स्वेटर के लिए 200 रुपए, स्कूल बैग के लिए 175 रुपए और जूतों के लिए 125 और 2 मोजों की जोड़ी के लिए भी पैसे आवंटित किए गए हैं। आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग ने निःशुल्क यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर और स्कूल बैग की धनराशि अभिभावकों के खाते में भेजने के लिए प्रेरणा डीबीटी ऐप सितंबर में लॉन्च किया था। इसमें सभी अभिभावकों का आधार कार्ड के साथ डेटा फीड किया गया है। 1,80,00,000 से अधिक बालक बालिकाओं के यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, स्वेटर आदि के लिए प्रदेश सरकार शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधा को डीबीटी पूरी धनराशि उन बालक और बालिकाओं के माता पिता या लीगल अभिभावक तक पहुंचाने के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज औरैया क्षेत्र का दौरा किया है। इटावा जिले का दौरा भी करते नजर आए। सीएम योगी ने अपने दौरे के दौरान दोनों ही जिलों को कई बड़ी सौगातें दी हैं। औरैया में सीएम योगी ने राजकीय मेडिकल कॉलेज और विकास की अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, तो वहीं इटावा में भी सेंट्रल जेल सहित कई परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। दोनों जिलों में सौगातों की बौछार हुई। इसके बाद सीएम विपक्ष पर भी जमकर बरसे हैं। उन्होंने अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा, सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले थे और जिन्ना देश को तोड़ने वाले। दोनों समकक्ष कभी नहीं हो सकते। सरदार पटेल राष्ट्र के नायक हैं, लेकिन जिन्ना भारत की एकता को खंडित करने वाले हैं। जो लोग ये तुलना करने वाले हैं, हम सभी को उनसे सतर्क रहना चाहिए। भाइयों बहनों, यह आपराधिक मानसिकता, राजनीति का यह अपराधीकरण प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था और ये राजनीति के अपराधीकरण को हर हाल में रोकना पड़ेगा। दूसरा, महापुरुषों का अपमान जो हो रहा है, आपने देखा होगा एक दल के नेता ने पिछले दिनों एक वक्तव्य जारी किया था और वक्तव्य क्या जारी किया था, यानी भारत की अखंडता के प्रतीक सरदार पटेल की तुलना देश तोड़क जिन्ना से करने का कुत्सित प्रयास किया था। इस प्रकार के शर्मनाक और निंदनीय बयानों को पूरे प्रदेश को खारिज करना चाहिए। एक, सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले थे, भारत की अखंडता के प्रतीक हैं। भारत की 563 से अधिक रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने का श्रेय अगर किसी एक महापुरुष को जाता है, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है।
भाइयों बहनों, विकास की ये परियोजनाएं केवल भारतीय जनता पार्टी के समय ही होता है कि हम शिलान्यास भी करते हैं और उद्घाटन भी करते हैं। जब नीयत साफ नहीं होती, बेईमानी और भ्रष्टाचार सिर चढ़ करके बोलता है, अगर धोखे से सत्ता मिल ही गई तो वह व्यक्ति भले ही शिलान्यास कर ले, लेकिन जनता उसे लोकार्पण करने लायक नहीं बनाती है। लेकिन आज से 3 वर्ष पहले जिन परियोजनाओं का हमने शिलान्यास किया था, आज उनका लोकार्पण करने के लिए फिर मैं 3 वर्ष के बाद आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। जीका वायरस जीका जंजाल बना हुआ है। डेंगू और मलेरिया के बाद अब जीका ने भी शहर में तांडव मचा रखा है और पैर पसारने लगा। कानपुर शहर में अब तक 66 रोगियों में जीका की पुष्टि हो चुकी है। जीका प्रभावित 12 क्षेत्रों में लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीमें सैंपल्स कलेक्ट कर रही हैं। जीका वायरस से बचने के लिए कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आपको ये बता दें कि एडीजे एप्टिजाई मच्छर से फैलने वाला जीका का सबसे ज्यादा प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर होता है। जीका गर्भ में पल रहे बच्चे के दिमाग पर असर डाल सकता है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से सूचना जारी की गई है कि किसी को भी अगर बुखार होता है तो वो तत्काल जीका जांच करवा ले। जीका वायरस पर नियंत्रण के लिए प्रशासन मच्छरों से निपटने के लिए अब गंबूजिया मछली को शहर में लाने की तैयारी कर रहा है। ये मछली मच्छर के लार्वा को पूरी तरीके से खाकर नष्ट कर देती है और मच्छरों को पनपने नहीं देती। करना चाहूंगा कि आज कानपुर नगर में जीका के कोई भी धनात्मक रोगी नहीं मिला है। अब तक कुल 66 रोगी धनात्मक मिले हैं। निरोधात्मक कार्रवाई सभी प्रभावित 12 मोहल्लों में की जा रही है। आज 70 टीमों ने सर्विलांस का कार्य किया, जिसमें 3311 घरों में सर्विलांस की एक्टिविटी की गई। उसके अब तक कुल मिलाकर 76,953 घरों में सर्विलांस की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। उसी के साथ 71 टीमों ने सोर्स रिडक्शन और घरों में स्प्रे का कार्य किया। आज सैंपल की टीमों ने भी 102 सैंपल भेजे गए। अब तक 2888 सैंपल लखनऊ जांच के लिए भेजे गए जा चुके हैं। डेंगू और मलेरिया के बाद अब एडीज एप्टिजाई मच्छर ने जीका फैलाना भी शुरू कर दिया है और जीका ने तेजी से कानपुर शहर में अपने पैर भी पसार लिए हैं। अब तक 66 मरीजों में जीका वायरस की पुष्टि हो चुकी है, यानी कहीं ना कहीं जीका अब तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग भी अब जीका से निपटने के लिए कमर कस चुका है और लगातार तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए सबसे पहले गंबूजिया मछली भी कानपुर शहर लाई जा रही है। गंबूजिया मछली एडीज एप्टिजाई मच्छर के लार्वा को खा जाती है और मच्छरों को पनपने नहीं देती है। फिलहाल जिस तरह से जीका वायरस शहर में बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए एक चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। अभिनव श्रीवास्तव, जनता टीवी, कानपुर। अटूट प्रेम का प्रतीक भैया दूज का त्योहार आज हर्षोल्लास के साथ परंपरागत तरीके से मनाया गया। बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक करके जहां उनकी लंबी उम्र की कामना करी, तो वहीं भाइयों ने भी बहनों को उपहार भेंट करके उनके प्रति अपने प्रेम को और सम्मान को दर्शाया। 5 पर्वों की लड़ी में शामिल भैया दूज का पर्व कानपुर शहर में भी धूमधाम से मनाया गया। परिवार के जहां बड़े सदस्यों ने इस पर्व पर परंपरा को निभाया, तो वहीं छोटे छोटे बच्चे भी इस पर्व पर रंग बिरंगे कपड़ों में खूब फपते नजर आए। तो वहीं मुरादाबाद में भी ऐसा ही रंग देखने को मिला। जेल प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की थी। जेल प्रशासन की ओर से बंदियों को उनकी बहनों से मिलाया गया है। सुबह से ही बहनें जेल में बंद अपने भाइयों को तिलक करने के लिए पहुंची और अपने भाइयों के साथ भाई दूज का त्योहार मनाया। हालांकि कई बहनों ने मुरादाबाद जेल प्रशासन पर मिठाई अंदर न ले जाने का आरोप भी लगाया, जबकि प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था के चलते थोड़ी सी एहतियात बरतनी पड़ती है। जेल मैनुअल के अनुसार शनिवार को मुलाकात नहीं होती है, लेकिन कारागार विभाग ने हम लोगों को आदेश दिया कि जेल अधीक्षक अपने स्तर से, चूंकि भैया दूज का भाई और बहन का पवित्र त्योहार है, इसको मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लें कि बहनों की मुलाकात कितनी कराई जानी है, कैसे कराई जानी है। तो इस पर हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि कोई भी बहन अपने भाई से मिलने आएगी वो वापस नहीं जाएगी। सभी बहनों को
चाहे जितना समय लगे, चाहे पूरा दिन लगे, सभी बहनों को अपने भाइयों से मिलाया जाएगा। हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि जो बहनें अपने भाइयों से मिलने आ रही हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट मीटिंग, पहले आओ पहले मुलाकात करो के आधार पर हम लोग उनसे मुलाकात करा रहे हैं। तो भाई दूज का पावन पर्व पूरे प्रदेश में धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि हम टीवी स्क्रीन पर आपको 4 जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीर बेहद अहम हो जाती है जब भाव प्रेम का हो, भाव अटूटता का हो, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भाई और बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक भाई दूज का ये त्योहार मनाया गया है। तस्वीरें 4 आपकी टीवी स्क्रीन पर रायबरेली, मुरादाबाद, हरदोई और कानपुर की। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का बड़ा बयान सामने आया। वसीम रिजवी ने बताया कि उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम मोहम्मद है। रिजवी ने बताया कि किताब में मोहम्मद के चरित्र के बारे में लिखा गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि इस्लामिक दुनिया में वो क्यों आए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किताब में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि इस्लाम इतना आतंकवादी विचार क्यों रखता है। महाकाली के मंदिर में, जो कि जिला गाजियाबाद में स्थित है, मैंने महाकाली के दर्शन किए और मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मोहम्मद, जो कि मुसलमानों के रसूल मोहम्मद के चरित्र को उजागर करती है। इस्लाम दुनिया में क्यों आया और इतना आतंकवादी विचार क्यों रखता है, इसको उजागर करती है। तो वहीं वसीम रिजवी की किताब को लेकर मौलाना ने आपत्ति जताई है। मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि मोहम्मद साहब वसीम रिजवी की लिखी गई किताब बैन होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। हम हुकूमत हिंद से मांग करते हैं कि हमारे मुल्क के संविधान में, हमारे मुल्क में किसी भी मजहब के ऊपर इस तरीके से टिप्पणी करना, पैगंबर की शान में गुस्ताखी करना, आस्था को ठेस पहुंचाना, उस मजहब के मानने वालों की आस्था को ठेस पहुंचाना, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लिहाजा किताब तो बैंड हो, जो किताब लिखी गई हो उसको हिंदुस्तान में बैंड होना चाहिए। और उस किताब का मैं नाम भी इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि उसमें जो नाम लिखा गया है वो भी तौहीन आमेज अंदाज में नाम लिखा गया है। लिहाजा मेरी यही गवर्नमेंट से डिमांड है कि कानून के तहत कार्रवाई हो और किताब को बैंड किया जाए हिंदुस्तान में। तो मोहम्मद पर लिखी ये किताब जिसको वसीम रिजवी ने लिखा है, उस पर अब विवाद मचना शुरू हो चुका है। मौलाना सैफ अब्बास ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मैं अपील करता हूं कि देश में ये किताब बैन होनी चाहिए। इस बीच खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख होगा देवभूमि का। हल्द्वानी से बड़ी खबर सामने आ रही है। अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर 4 दिन बंद रहेगा। मलबा सफाई होने की वजह से बंद रहेगा ये राजमार्ग। बड़ी खबर, अहम जानकारी, सुरक्षा की दृष्टि से अहम फैसला लिया गया है। 11 तारीख से लेकर के 14 नवंबर तक वाहनों का आवागमन बाधित रहने वाला है। जिलाधिकारी धीरज गब्रियाल ने ये आदेश दिए हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, हल्द्वानी से बड़ी खबर है। अगर आपका ये रूट है तो ये आपके लिए खबर है। 11 से 14 तारीख आपको इस रूट से नहीं जाना है। राष्ट्रीय राजमार्ग है हल्द्वानी अल्मोड़ा, 4 दिन तक बंद रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने हरिद्वार के भूपतवाला स्थित जैन मंदिर पहुंचकर जैनाचार्य विश्वरत्न सागर सूरी जी महाराज से मुलाकात करी, आशीर्वाद लिया। करीबन 1 घंटे तक चली मुलाकात में सीएम ने जैन संतों के साथ धर्म और संस्कृति पर चर्चा करी। इसके बाद सीएम हरिद्वार के कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम पहुंचे और शंकराचार्य राजराजेश्वर आश्रम से मुलाकात करके आशीर्वाद हासिल किया है। वहीं हरिद्वार दौरे के दौरान मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद भी मौजूद रहे। दिनों में जैन जी के पास आया था उनका आशीर्वाद लेने के लिए, और वो लंबे 16 दिन के मौन व्रत थे। कल ही उनका मौन व्रत समाप्त हुआ है। बस उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं और उनका मार्गदर्शन भी लिया है, क्योंकि कठिन साधना और कठिन तप उनके द्वारा किया जाता है। और कल एक बड़ी अच्छी बात यहाँ हुई है, श्वेतांबर और पीतांबर दोनों जो समुदाय हैं, उन दोनों समुदाय के लोगों ने यहाँ पर बड़ा अच्छा मिलन किया है। निश्चित रूप से मिलन हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा एक रूप है, सबको मिलाने का रूप है।
भगवान राम ने भी सबको मिलाया था, भगवान कृष्ण ने भी सबको मिलाया था। जैन 10 नवंबर को कांग्रेस हल्द्वानी से विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल फूंकने जा रही है। विजय संकल्प शंखनाद रैली 10 अक्टूबर को हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड में आयोजित होगी, जिसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। विजय संकल्प शंखनाद रैली में हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए नेता यशपाल आर्य और नैनीताल से निवर्तमान विधायक संजीव आर्य का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया है। ऐतिहासिक जनसभा रैली जो हल्द्वानी में होने जा रही है, विजय संकल्प शंखनाद, ये जो महत्वपूर्ण रैली है कांग्रेस के 2022 के विधानसभा चुनावों का विजय का संकल्प लेकर शंखनाद हमारे वरिष्ठ नेतागण यहां पर करेंगे। और अपने आप में आप देख रहे हैं कि हिमाचल की तर्ज पर जिस तरीके से यहां ट्रेंड चलता है, एक तरफा कांग्रेस की एक लहर चलने वाली है और जनता ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना, उसके लिए इसीलिए हमने विजय संकल्प रैली इसका नाम रखा है। और इसमें हम पूर्व प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री यशपाल आर्य जी और नैनीताल के निवर्तमान हमारे जो विधायक हैं संजीव आर्य जी, इनका स्वागत होगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे काफी जो एक्टिव चेहरे हैं राजनीति के, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए, पंचायतों से जुड़े हुए, नगर पालिकाओं से जुड़े हुए, वो सारे साथीगण आपको स्टेप वाइज कांग्रेस में आते हुए दिखेंगे। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज के अवसर पर सुबह 8 बजे शीतकाल के लिए बंद हो गए। सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के साथ कपाट बंद होने के बाद पंचमुखी विग्रह मूर्ति विभिन्न पड़ावों से होते हुए शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ विराजमान हो गया। अगले 6 महीने भोले बाबा के दर्शन ऊखीमठ में ही होने वाले हैं। 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ मंदिर के कपाट आज भैया दूज की पूजा प्रक्रिया के बाद विधि विधान से शीतकालीन के लिए बंद किए गए। तो वहीं दूसरी तरफ यमुनोत्री धाम के कपाट भी भाई दूज के पावन अवसर पर बंद होते हैं। लेकिन खास क्या है? खास ये है कि शनिदेव खुद आते हैं अपनी बहन को लेने के लिए, डोली पर आते हैं और अपनी बहन यमुनोत्री को लेकर यहां से जाते हैं। पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा, जिसके बाद शनिदेव की अगुवाई में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ यमुना की डोली शीतकालीन प्रवास खरसाली के लिए रवाना हुई। अब मां के दर्शन खरसाली में होंगे। चलिए वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ। जनता टीवी की ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बहुत बेहतरीन हो। नमस्कार।